बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। नाचीज खाकसार आज के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आज सबसे पहले हम बात करेंगे ईवीएम के हवाले से। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स फाइनली जो है उसके ऊपर इलेक्शंस होने जा रहे हैं। अप्रैल के अंदर इस्लामाबाद में होने वाले इलेक्शंस ऑफ कोर्स जो कि मेयर इस्लामाबाद के लिए होंगे, लोकल बॉडी इलेक्शंस, उसमें इस्तेमाल की जाएगी ईवीएम। 3900 मशीन्स का ऑलमोस्ट जो फिगर दिया गया था इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानब से, इसको मंजूर कर लिया गया हुकूमत की जानिब से। फिर इमरान खान साहब की तरफ से भी, फिर शिबली फराज साहब ने गो के ये भी कहा हफ्ते को कि जी वो तो ये तो लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए हमने बनाई नहीं थी मशीन्स, ये तो हमने प्रोविंशियल और फेडरल लेवल के इलेक्शंस के लिए बनाई थी। बट एनीवेज तकरीबन 3900 कुछ 50 ऊपर नीचे के करीब जो है मशीन्स वो शायद अब तैयार हैं। ऑफ कोर्स पूरे पंजाब के इलेक्शन की जब बात हुई थी तो एक पंजाब के लिए भी जो एस्टिमेटेड फिगर है वो 2 लाख मशीन्स हैं। अब 2 लाख मशीन्स कैसे, उसकी प्रोक्योरमेंट, तमाम द रूल्स, उनको इंपोर्ट करना, कितना खर्चा होगा। फिर साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने फरमाया जी कि हम आईटी जो जितने भी पर्सनल्स हैं उनको हमने ऑलरेडी हायर करना स्टार्ट कर दिया इस हवाले से, ताकि वो फर्दर इसको प्रोसेस को ईजी बनाया जा सके। अप्रैल आने में थोड़ा सा टाइम है, बट लेट्स सी कि जो पहला तजर्बा है, ये जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि जी अप्रैल में प्रॉबली हम कोशिश करेंगे, हर कोई यही चाह रहा है, हुकूमत खासतौर पर बहुत चाह रही है कि इलेक्शन कमीशन ईवीएम के थ्रू ही इलेक्शन कंडक्ट करें। तो लेट्स सी अब ये कितना काबिल कबूल होगा, बाकी जमातों को कितना काबिल कबूल होगा। इलेक्शन कमीशन वो के पहले ना करते आखिर हाँ कर ही बैठा है, और अब जो है वो इस पे आमादा हो चुके हैं कि ठीक है अप्रैल में हम इलेक्शन करने वाले हैं। आज इस पे बात करने के लिए मेरे मौजूद मेहमान मुझे साथ साथ ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले वो ज्वाइन किया कंवर दिलशाद साहब ने, एक्स ऑफ कोर्स कमिश्नर के सेक्रेटरी रह चुके हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया। शौकत पराचा साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं। शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर पहले मैं सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन साबिक जनाब कंवर दिलशाद साहब से बात करना चाहूंगा। सर शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। आप सबसे पहले तो बताएं कि ये जो फाइनली ना करते इलेक्शन कमीशन फाइनली एग्री हो गया है कि ठीक है जी चले हम करवाते हैं, फिर 3900 मशीन्स का सबसे पहले कहा गया कि जी इस्लामाबाद के अंदर तकरीबन 800 पोलिंग स्टेशन के ऊपर ये यूज होंगी, को 50-100 ऊपर नीचे हो सकता है फिगर। तो आपको क्या लग रहा है कि ये इजीली हो जाएगा? पहला तजर्बा कहूंगा मैं इसको, पहला तजर्बा तैयार है इलेक्शन कमीशन करने के लिए कामयाबी से, आपको लग रहा है अभी भी कुछ हर्डल्स बाकी हैं बीच में? देखिए जी, बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, लॉ ऑफ लैंड पर तो अमल दरामद करना ही करना है। ठीक है कि जिस वक्त भी हमारे ज्वाइंट सेशन में बाकायदा कानून साजी हो गई और उस पर उन्होंने सेक्शन 103 में तरमीम कर दी कि, और साथ उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है नए इंतखाबात के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर अपनी जो है कोशिशें जारी रखें। ठीक है। अब वो तो, लेकिन उसमें सबसे बड़ी अहम बात ये हुई कि उस वक्त अपोजिशन के जो रहनुमा थे बिलावल जरदारी साहब और शहबाज शरीफ ने बड़े मुश्तरका इजलास में बरमला कहा था, बार बार कहा था कि हम इसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। चैलेंज नजर नहीं आया अब तक होता हुआ। नहीं, वो चैलेंज क्या हो जाए? हाँ, वो उनके अपने मसरतें होती हैं, उनके अपने मुज़ाकरात होते हैं, बिहाइंड दी कर्टन को मायदे होते हैं, तो वो उनको उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। अब तक ना इलेक्शन कमीशन तो उतना खड़ा हो गया। अब अगर ये सुप्रीम कोर्ट में चले जाते तो फिर जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो 37 ऑब्जेक्शन तैयार किए हुए थे, जिस पर झगड़ा भी हुआ, फसाद भी हुआ और आदिल समाती साहब भी नाराज हुए, तो ये सारी चीजें जो थी वो सुप्रीम कोर्ट में वो पेश कर देते, लेकिन बजाय अब वो बात नहीं हुई। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपना रोड मैप तैयार कर दिया। ठीक है। तो रोड मैप ये हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जदीद तरीन टेक्नोलॉजी में शामिल हो जाए, देखे, तजर्बा करें। पायलट प्रोजेक्ट है, तो उस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया और शिबली फराज साहब ने इससे बड़ा काम किया। ठीक है। शिबली फराज साहब ने बैकडोर तरीके से मुलाकातें भी की चीफ इलेक्शन कमीशन से, और उन्होंने कहा कि जनाब हम जो भी आप चाहेंगे आप देंगे। अब इलेक्शन में पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा रोड मैप दे दिया प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को। ठीक है। तो उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि हम ये मशीनें लेके दें, तो मशीनें देख लेंगे, कर लेंगे। मेरे ख्याल में इस्लामाबाद के मेयर का इंतखाब हो जाना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में। जो खामियां होगी, हाँ जो खामियां होगी, टेम्पर की खबरें आ रही हैं, सब चीजें सामने आ जाएगी। तो इसके बाद फिर हाँ, शिबली फराज साहब का एक और जो बयान है, पहले इस पर मैं साथ मुबशिर मीर साहब को प्रोग्राम में वेलकम करूंगा। अच्छा मैं सर आपसे पूछूंगा, कंवर दिलशाद साहब आपसे मेरा सवाल है, ये एक बयान आया कि जी इसको हमने लोकल बॉडीज के लिए तो मशीन को हमने बनाया नहीं था, ये तो हमने प्रोविंशियल और फेडरल लेवल की इलेक्शंस के लिए बनाया था। तो इस जुमले को कैसे देख रहे हैं आप, ये क्या फर्क है? उसके लिए उन्होंने ये कहा कि जी आप इंटरनेशनल टेंडर के जरिए जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मंगवा लें। ठीक है।
लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर नहीं होंगे। ओके, फिर किस पे होंगे? इसमें बहुत से कानून साजी की जरूरत है। उसमें तकरीबन 10 या 15 ऐसे इलेक्शन जो सेक्शन हैं कि जिनको तरमीम किए बगैर ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो नहीं इस्तेमाल हो सकती लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन। ठीक है, तो अभी फिर इस्लामाबाद में क्या होने वाला है? इस्लामाबाद तो ठीक है, वो सिंपल है। उसमें तो एक ऑर्डिनेंस आ गया, उस ऑर्डिनेंस की रोशनी में ये करवा देंगे। उसके अंदर तो बड़ी तरामीम की जरूरत है। जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कहा कि आप दोबारा कानून साजी करें, उसमें तमाम निशानदेही कर दी है, इसमें आप जो है आपके कानून साजी करें। ठीक है, तो वो अगर कानून साजी नहीं होगी तो वो तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं हो सकता जब तक कानून साजी नहीं होगी। ठीक है, अभी भी आपको लग रहा है? चलिए इस पे मैं आपके मजीद आपसे बात करता हूँ। शौकत पराचा साहब, सर। जी मुबशिर मीर साहब, आपको वेलकम कर चुका हूं। कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं? जी, बहुत शुक्रिया। आपकी तरफ वापस आता हूं। पहले जरा शौकत पराचा साहब से मैं गुफ्तगू फरमा लूं। अच्छा पराचा साहब, आपने सुनी गुफ्तगू कंवर दिलशाद साहब की, बहुत बड़ा नाम इलेक्शन कमीशन के हवाले से। साबिक हमारे मौजूद गेस्ट ने फरमाया कि अभी भी बहुत सारी चीजें बाकी हैं। आपको क्या लग रहा है कि जो पहला कदम है इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के अंदर मशीन यूज होने जा रही हैं, तकरीबन 3900 इलेक्ट्रॉनिक मशीन 800 पोलिंग स्टेशन के ऊपर। ऑपोजिशन अब भी एग्री नहीं है, लेकिन ऑपोजिशन सुप्रीम कोर्ट भी नहीं गई है। वैसे आप इसका सियासी पहलू कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जो बातें कंवर दिलशाद साहब ने की हैं, बिल्कुल वो 100% वो टू द पॉइंट हैं। ठीक है, वो इस चीज को समझते हैं और उनकी अपनी भी एक्सपर्टीज है। राइट। और कवानीन के हवाले से जैसा उन्होंने कहा कि आर्टिकल या सेक्शन 103 में तरमीम की गई है, तो जब ये इलेक्शन एक्ट 2017 पास हुआ था तो उस वक्त इसी सेक्शन का क्लॉज 3 में था कि पायलट प्रोजेक्ट पहले बनाया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं उसका एक्सपेरिमेंट करके तो फिर पायलट प्रोजेक्ट कंसीडर करेंगे हम इसको? नहीं, ये वो पायलट प्रोजेक्ट नहीं है जो उसकी बात की गई थी, क्योंकि उसकी रिपोर्ट तो फिर पार्लियामेंट के सामने पेश होना थी। तो वो फिर क्या हुआ उसका? जिस वक्त पंजाब कुछ भी नहीं हुआ, यही तो मसाइल हैं जिनकी तरफ मैं तवज्जो आपकी दिलाना चाह रहा हूँ। दूसरा ये है कि जिस वक्त हालिया पंजाब गवर्नमेंट ने जब ये फैसला किया कि हम लोकल बॉडीज करवाएंगे ईवीएम के जरिए, तो उस वक्त तो खुद इधर से मरकज से एक बयान आया था, मुझे अच्छी तरह याद है, कि ये तो ईवीएम जो है लोकल बॉडीज के लिए है ही नहीं। और यही बात कंवर दिलशाद साहब कर रहे हैं। अब इससे आगे बढ़े, देखें, एक चीज की बुनियादी तकसीम से हुई है, तनाजे से हुई है, कंट्रोवर्सी से हुई है। ठीक है। ईवीएम पे ऐसा झगड़ा चला के सेनेट ने पास नहीं किया, कौमी असेंबली में फिर नौबत आई कि ज्वाइंट सेशन बुलाकर एक सिंपल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट बुलाना पड़ा। ठीक है। तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी क्या होगी जो शुरू से ही तनाजे का शिकार है। और वैसे भी आरटीएस के एक्सपीरियंस से इस कौम ने देख लिया कि जब कोई मसला बन रहा होता है तो आरटीएस फेल हो गया और उसके बाद रिजल्ट्स को किसी ने माना नहीं है। तो जो इत्तफाक इलेक्शन क्या है, सारी जमातों ने इलेक्शन लड़ना है, वो लोकल बॉडीज का, गली मोहल्ले का इलेक्शन हो या प्रोविंशियल असेंबली का हो या नेशनल असेंबली का हो, सब सियासी बेहतर ये होता, अभी भी हम समझते हैं, बेहतर ये होता कि तमाम स्टेक होल्डर्स, इलेक्शन कमीशन वाले भी, सियासी जमातें भी, सिविल सोसाइटी भी, वो कोई ना कोई किसी न किसी मिनिमम इत्तफाक राय पे आ जाते और फिर ये काम होता, वरना ये तनाजा रहेगा अपनी जगह सर पर। मुझे तो लगता है कल को भले आईटी प्रोफेशनल्स आप हायर कर लें, आप जितना स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग कर लें, कल को फिर वही धांधली के नारे तो लगेंगे। मैं यही आपसे बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि शुरू में हम क्यों इस रिजल्ट को माने? सुने जो धांधली है ना, धांधली की नारे या शिकायतें इसलिए होती हैं कि धांधली होती है। ये नहीं है कि धांधली नहीं होती और बगैर धांधली के लोग वैसे ही शिकायतें लगा देते हैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं शायद निजाम बदलने से धांधली रुक जाएगी, उनको शायद ऐसा लग रहा है। उनको लग रहा है नहीं। मेरा एक सवाल हमेशा बड़ा इंपॉर्टेंट, कंवर साहब आप भी ये पॉइंट सुनिएगा, मैंने पॉइंट रेज भी किया था एक दफा अपने पिछले प्रोग्राम में, कि इमरान खान साहब उस इलेक्शन कमीशन के निजाम को धांधली ज़दा करार देते हैं जिससे वो खुद सिलेक्ट होकर उनकी हुकूमत इस वक्त हुकूमत कर रही है। 2018 के इलेक्शंस में उन्होंने खुद उसी पुराने निजाम से हुकूमत बनाई और वो कहते हैं पूरा धांधली वाला है। ये भी बड़ा सवालिया निशान है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, सवालिया निशान तो बनता है जब मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि धांधली शिकायत इसलिए आती है कि धांधली होती है। ठीक है। मसलन ये क्या बात है कि एक पार्टी जीत रही होती है, अचानक आरटीएस फेल हो जाता है और उसके बाद रिजल्ट आते हैं। लेकिन देखें, टू बी फेयर, इमरान खान तो
2018 के पहले से ही कह रहे हैं कि धांधली है, हमने इसको वो तो 2013 के इलेक्शन में, सॉरी 13 के इलेक्शन 2013 के इलेक्शन में उन्होंने 4 हल्के खोलने की बात की थी, वो नहीं खुले थे। अल्टीमेटली धरना हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट का वो एक जुडिशियल कमीशन बना जिसने बहरहाल कॉन्क्लूड किया कि मोर और लेस 2013 का इलेक्शन वाज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द विल ऑफ द पीपल। लेकिन उस चीज के हवाले से इमरान खान ने हमेशा आवाज उठाई है कि 1970 के इलेक्शन के अलावा किसी इलेक्शन को पाकिस्तान में एक फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट तस्लीम नहीं किया गया। तो इसी हवाले से वो उनका अपना प्रोग्राम है, वो लाए। लेकिन जब आप हुकूमत में होते हैं, कोई भी हुकूमत हो, तो फिर आपको लोगों को साथ मिलाकर चलना पड़ता है। यही पार्लियामानी डेमोक्रेसी होती है। ठीक हो गया सर, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। मुबशिर मीर साहब, सर कुछ लब कुशाई कीजिएगा इस मौजू के ऊपर। ये बड़ा गंभीर मौजू बन चुका है, पिछले 1-1.5 साल से इस पर हम बात करते हैं, लेकिन फाइनली अब जो है वो गो हेड मिल गया है, मशीनें आ रही हैं, इस्लामाबाद में पहला तजर्बा होने जा रहा है। कैसे देखते हैं सर इस पूरी सूरत हाल को? जी बहुत शुक्रिया आसिफ। सबसे पहले तो ये मैं कहूँगा कि जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है और पॉलिटिकल कल्चर है, इसमें कभी भी हारने वाला जो है वो अपनी हार तस्लीम नहीं करता। 1970 के इलेक्शन को लोग कहते हैं कि ये बहुत ही फेयर था, जैसे पराचा साहब फरमा रहे हैं। जी। और उसके बारे में भी मेरा ख्याल है कि बड़े सवाल उठते हैं। वो भी कोई इतना फेयर नहीं था, हाँ जितना फेयर उसको कहा जाता है। ये भी एक मिथ है कि वो फेयर था। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप इंतखाबी उज़रदारियों की फहरिस्त देखें जो हर इलेक्शन के बाद हारने वाले उम्मीदवार खास तौर पर जो है वो दायर करते हैं। तो हमें हर साल यही नजर आता है, हर इलेक्शन में ये नजर आता है कि इंतखाबी उज़रदारियों की तादाद जो है वो कभी 400 और 400 से जायद भी होती है। तो गोया कि कोई भी मुतमिन नहीं होता, हारने वाला कोई भी मुतमिन नहीं होता। लेकिन मैं समझता हूं कि मैं कंवर दिलशाद साहब की बात से इत्तफाक इस हवाले से भी करता हूं कि उन्होंने फरमाया है कि अगर हम जदीद टेक्नोलॉजी को एक एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा हर्डल्स क्रिएट नहीं होनी चाहिए। उसको हमें करना चाहिए। ठीक है, जो खास तौर पर जो थोड़ी बहुत खामियां नजर आ रही हैं, जिनकी निशानदेही जो है आप भी फरमा रहे हैं, तो वो खामियां ठीक है, उनको दूर करने के लिए आवाज भी उठानी चाहिए, उनको दूर भी करना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि उसके अंदर जो लूप होल्स हैं उनको निकालने की कोशिश करें। लेकिन टेक्नोलॉजी जो है उसको आप आउटराइटली रिजेक्ट मत करें, आप उसको एक्सपीरियंस जरूर करें। ठीक है, कम अज कम ये होगा कि भाई जो हम एक इतने सालों से जो दूसरा इलेक्शन देखते आ रहे हैं उसमें तो हमें इंतखाबी उज़रदारियां इतनी दाखिल होती नजर आती हैं। ठीक है, अगर हम टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं तो कम अज कम हम ये तो देखें कि हम एक स्टेप आगे आए हैं और क्या इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हमारी सोसाइटी जो है वो बेहतर फैसला करने में कामयाब हुई है या नहीं हुई। ठीक हो गया, सही कह रहे हैं। अच्छा, जब इस्लामाबाद की बात आती है तो हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान का दारुल हुकूमत और पाकिस्तान के बहुत पढ़े लिखे लोग यहाँ पर रहते हैं और वो एक बड़ी ही ऐसी सोसाइटी है जिसके ऊपर जागीरदारी की और नवाबों की और चौधरियों की वो छाप भी नहीं है, एक कैपिटल है। तो हो सकता है कि वहां का जो शहरी है वो अपना जो सियासी फैसला करे वो अपनी विल जो है उसको प्रॉपर तौर पर सही इस्तेमाल करे, अपने बाहोशो आवाज इस्तेमाल करें और फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है वो भी उसका साथ दे। और हो सकता है कि और इसकी जो है ना, मैं तो इसे एक तरह की शुरुआत, अच्छी शुरुआत कहूंगा। कि हमें इस तजर्बे को इग्नोर नहीं करना चाहिए और इस तजर्बे से इस्तेफादा करना चाहिए। ठीक हो सर, चले आपने अपने बेसिक कमेंट दी, मैं आपकी तरफ आता हूँ। अच्छा कंवर साहब, मैंने एक दफा, मुझे याद है अफजल खान साहब थे, कौन थे, एक दफा मेहमान मेरे साथ मौजूद थे, साबिक एडिशनल आई थिंक सेक्रेटरी थे इलेक्शन कमीशन के। उन्होंने बताया कि आपको मैं एक माजी की बात बताऊं, मैंने कहा बिल्कुल बताया। उन्होंने कहा कि सन 2000 या 2011 में, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, इमरान खान साहब के ये पूरे धरने और इस सबसे पहले की बात है, ये कुछ साल पहले, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उस वक्त शायद पीपल्स पार्टी का दौर था बकौल उनके, उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने ये जो है पूरी एक रिपोर्ट बनाई थी। हम बल्कि गए थे हुकूमत के पास कि भाई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग क्यों नहीं करते, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे अगले इलेक्शन कर ले।
इस बात में कितनी, वो कह रहे हैं आज भी शायद ये रिकॉर्ड मौजूद होगा कि हमने इसके ऊपर भी काम किया था। क्या वाकई इलेक्शन कमीशन इमरान खान से पहले खुद जाना चाहता था इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे? नहीं, इसका असूल तौर पर यह है कि जब मैं फेडरल सेक्रेटरी था इलेक्शन में 2010 तक, तो उस वक्त हमने एक 2008 में एक तजवीज पेश की थी। राइट सर। और हमने बाकायदा इस पर काम भी किया था। हमने उस वक्त कहा था कि इस पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में करें, तो उस वक्त की हुकूमत ने इस पर कानून साजी नहीं की। ठीक हो गया, ये 2008 की बात है। ठीक हो गया, ठीक तो है। जब 2008 में जो कानून साज बार बार खत लिखा तो उन्होंने कानून साजी नहीं की, तो इस मसले को पेंडिंग कर दिया। ठीक है, जब कभी कानून साजी हो गया देख लेंगे। अच्छा, चलिए, तो आपने तस्दीक कर, हालात कुछ और थे, अब उस वक्त हालात कुछ और थे। अब चूंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस मसले को कर दिया कंट्रोवर्शियल। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी दरमियान में नहीं आना चाहिए था। हम बार बार कह रहे हैं तकरीबन 6-7 महीने से कि जनाब को ये कहना चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को एक खत जाता, रेफर जाता कि जनाब आइंदा इंतखाबात के लिए आप शफाफियत की तरफ क्या कदम उठाना चाहते हैं। ठीक है, तो वो फिर इलेक्शन कमीशन खुद ही कहता है जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हम लेके इस्तेमाल कर लेते हैं। इन्होंने शुरू दिन से कहा कि जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को अपने हर सूरत में करनी है। उनके मिनिस्टरों ने कहा जी हमने हर सूरत में लेके आनी है। लेकिन सर सवाल एक पैदा होता है कंवर साहब, छोटा सा सवाल हो गया। ठीक हो गया, मैं समझ गया आपका पॉइंट। एक छोटा सा सवाल ये पैदा होता है कि अगर इलेक्शन कमीशन 2008 में आप कह रहे हैं तैयार था और आप रेडी थे मेंटली कि ये हो सकता है, तो सन 2015 के बाद 16, 17, 18 के बाद तो बहुत जोर पकड़ गया उनका ये बयान और ये कोशिश, क्योंकि हुकूमत में आ गए थे वो। तो इलेक्शन कमीशन ये क्यों कहा कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, इसमें बहुत सारी पेचीदगियां हैं, बहुत सारे मसले हम नहीं कर पाएंगे, जब ऑलरेडी माजी में इस पे सोचा जा चुका था? तो बाद में सर इलेक्शन कमीशन की तरफ से स्टेप बैक क्यों किया गया? फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्शन कमीशन ये कहा इसमें आइन में तरमीम होनी है, एक्ट में नहीं। तो आइन में तरमीम के उन्होंने ये कहा था कि इसमें बाकायदा अपने आइन के आर्टिकल 218 में तरमीम करें। ठीक है, उस पे वो उन्होंने उस पर 218 में तरमीम करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी। ठीक है, उन्होंने ऑर्डिनेंस की तरफ चले गए, ऑर्डिनेंस भी आया, एक्ट पे उनका जी ऑर्डिनेंस एक्ट के जरिए नहीं हो सकता, इसमें बहुत बुनियादी तरमीमें होनी है। उस पर तो इलेक्शन कमीशन का जो था वो एक पॉइंट ऑफ व्यू था। और साथ उन्होंने कहा कि इसमें जो हमें जो शिकायतें मिल रही है, टेम्परी की मिल रही है, वो हमें दूर करने के लिए हमें रास्ता दिया जाए, बताया जाए कैसे रोका जाए। सबसे बड़ी अहम बात की स्टोरेज के लिए करें। आप देखें उन्होंने जो खत लिखा है वो इतना बड़ा रोड मैप है उनका, 14 मरहले होने इसके ऊपर, हमें 14 मरहले की वक्त कम रह गया है। इंडिया ने 25 साल में इस तजर्बे को कामयाब किया। अभी जब ब्राजील के एम्बेसडर को बुलाया गया था तो ब्राजील के एम्बेसडर ने कहा जी ये सिस्टम में खराबियां बहुत हैं। तो हमने 30 साल में ये खराबियां दूर की थी, आप 1.5 साल में कैसे? कुछ ममालिक ने तो रिवर्ट कर दिया सिस्टम, वो वापस उसी डब्बों पे चले गए। वो कह रहे हैं जी हमसे तो हो ही नहीं पा रहा। कुछ यूरोपियन वो इसलिए होगा 30 साल से हम कोशिश कर रहे हैं, इसकी खराबियां दूर नहीं हो रही। तो इसलिए अब पाकिस्तान में ये इलेक्शन कमीशन कहा 1.5 साल में आप कैसे करेंगे? हमें बिल्डिंगें चाहिए, स्टोरेज चाहिए, बाकायदा AC के कमरे चाहिए, तो वहाँ होगा। इस पे 3 कमेटीज भी तो बनाई गई थी सर, अभी 3 कमेटीज भी बनाई गई थी, उन्होंने भी आई थिंक कुछ रिपोर्ट्स अपनी सबमिट कर दी। उन्होंने रिपोर्ट दे दी है कि इसके ऊपर बड़ी तरमीमें बहुत जरूरी पड़ेगी, इसमें कानून साजी बहुत करनी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने ये मुतालबा किया है, कर लेंगे। अब इस्लामाबाद में कर लें, अच्छी बात है। बड़ा जैसे हमारे दोस्त सही फरमाया, पढ़ा लिखा शहर है, उसमें करवा लें, एक तजर्बा भी हो जाएगा, गलती पता चल जाएगा और आइंदा इंतखाबात के लिए भी रास्ता खुल जाएगा। जरूरी नहीं है कि अब 2023 में हो, अगले भी इंतखाबात तो होने ही, पाकिस्तान तो क़यामत तक। अच्छा, छोटा सा मेरा ये भी सवाल साथ ही, इसका भी जवाब दे दें, क्योंकि माशाल्लाह आप बड़ी गहरी निगाह रखते हैं सियासी उमूर में भी, अक्सर आपके बयान पढ़ता रहता हूं मैं। ये आपको क्या लग रहा है, अपोजिशन क्यों नहीं गई सुप्रीम कोर्ट? हाँ, ये सबसे बड़ी अहम बात है। सुप्रीम कोर्ट उन्होंने बाकायदा कौम से वादा किया, ज्वाइंट सेशन में खड़े होकर बिलावल जरदारी ने और शहबाज शरीफ ने कहा अगर ये सुप्रीम कोर्ट में चले जाते तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बहुत होमवर्क किया हुआ था कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करना है। लेकिन ये नहीं गए, तो नहीं गए। तो उन्होंने कहा ठीक है, गवर्नमेंट को कहा कि जी आइए हमारी प्रॉब्लम है, आप दूर करें। गवर्नमेंट का ठीक करते, उसमें भी 4-5 साल लगेंगे, वो तो नहीं होना।
इस लेकिन उनका अच्छा लोकल गवर्नमेंट में करवा लेते हैं, इस्लामाबाद में करवा लेते हैं, ताकि आइन की जो तरमीम जो हुई एक्ट में, जैसे शौकत पराकर ने भी इशारा किया, तो हमने ये कह रहे हैं कि हम उसमें हम अमल दरामद करवा देंगे, हमने काम शुरू कर दिया, तो ठीक हो, आइन कानून की पासदारी हो जाएगी। ठीक, चलें, जबरदस्त हो गया। शौकत पराचे साहब, सर ये अगर फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन ये पूरा इंप्लीमेंट करने की कोशिश करती है, जनरल इलेक्शंस में निजाम नहीं चल पाता, खराब हो जाता है, बाकी ममालिक की तरह जिसमें बहुत बड़े बड़े ममालिक है दुनिया में, वहां नहीं चल सका निजाम, वो वापस रिवर्ट कर गए, आपको क्या लग रहा है कि क्या हम इतना सारा पैसा लगाने के बाद, वैसे बड़े करीब मुल्क है, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री, इतना पैसा लगाने के बाद क्या हम रिवर्ट करने की पोजीशन में भी बचेंगे? शौकत पराचा साहब, शौकत साहब को मेरी आवाज जा रही है? शौकत साहब, अच्छा ठीक है, चले मीर साहब, सर आपसे यही सवाल है, कल को अगर ये निजाम कंप्लीट नहीं हो पाता, हमसे नहीं संभल पाता और बाद में बोले जी रिवर्ट कर जाओ, दोबारा डब्बों पे चले जाओ, तो फिर क्या होगा? इतना बड़ा जो रेवेन्यू का लॉस है उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये तो 25-30 साल की कहानी बताई जा रही है। हाँ। आप देखें, तजर्बे की बात हो रही है और एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको अडॉप्ट करने की बात हो रही है, और इसमें नाकामी की मैं तो नहीं समझता कि फुली नाकामी होगी। ठीक है। हाँ, कुछ इसमें गलतियां हो सकती हैं, जैसे दूसरा सिस्टम जो मैनुअल, और एक सालों से हम कितने इलेक्शन हम उससे गुजर चुके हैं, उसमें जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया, बेतहाशा जो है वो ब्लंडर्स होते हैं। ठीक है। और अजीबोगरीब किस्म के वाकयात जो हैं उसमें भी सामने आते हैं। अगर इसमें आए तो देखें, फार्मूला क्या होना चाहिए कि अगर हम एक सिस्टम में जाते हैं तो उस सिस्टम में जो खराबी आए उस खराबी को दूर करने के ऊपर काम किया जाए। ठीक हो गया। ये ना किया जाए कि उस सिस्टम को लपेट दो। अच्छा, देखिए ये फार्मूला बिल्कुल गलत है कि मसलन अगर एक चीज जो है वो हमें सूट नहीं कर रही तो लिहाजा सिस्टम ही लपेट दो। पाकिस्तान में ऐसा होता रहा है, वैसे हर हुकूमत अपने हिसाब से चीजों को एडजस्ट करने की कोशिश करती है, वो बेशक करती रहे, चीजों को एडजस्ट। देखें, बात ये होता है कि हुकूमत ने भी सदा नहीं रहना होता, हुकूमत के पास भी एक लिमिट होती है, एक टाइम होता है, उसके बाद एक और हुकूमत ने आना होता है, फिर कोई और हुकूमत आती। तो लिहाजा जो फैसले हैं, हम हमेशा जो फैसले करते हैं वो शॉर्ट साइटेड करते हैं, हम करते हैं अपने आप को सस्टेन करने के लिए। मफाद भी इसमें शामिल हो सकता है। मैं आपको एक आसिफ एक यहाँ पे बात कहना चाहता हूँ कि आप देखें कि जितने पाकिस्तान में हुक्मरान रहे हैं, क्या हर एक ने ये प्लानिंग नहीं की थी कि वो एक लंबे अरसे तक इक़्तिदार में रहेगा? सर हर तरह से प्लानिंग हुई है, की है ना, क्या वो रह सका है? नहीं रह सके, कोशिश तो पूरी है, कुछ लोगों ने कुछ साल निकाले भी हैं। देखें, हमें यही सीखना चाहिए दुनिया से, जो दुनिया की एक वेल अवेयर्ड सोसाइटीज हैं, उन्होंने ये तय कर लिया है कि एक खास वक्त के बाद एक शख्स को सियासत से भी रिटायर होना चाहिए। वो इस वक्त हम अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका में इस वक्त 4 तो कम से कम मेरा ख्याल ऐसे सुदूर हैं जो रिटायर्ड की जिंदगी गुजार रहे हैं। बिल्कुल गुजार। क्या उनकी जिंदगियां खत्म हो गई हैं? क्या उनके लिए दुनिया खत्म हो गई है? यहाँ पे जो एक दफा बंदा वजीर आजम, बिल्कुल, जहाँ पे जो एक बंदा वजीर आजम बन जाता है, वो समझता है कि हम मेरी पूरी जिंदगी वजीर आजम की जिंदगी है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। सर मुझे ब्रेक पर जाना है। मीर साहब छोटा सा ब्रेक है, आप हमारे साथ ही हैं। मीर साहब, कंवर दिलशाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़े टू द पॉइंट आपने तज्जिया किया। मोशी मीर साहब हमारे साथ हैं। नाज़रीन, आगे बात करेंगे जमात इस्लामी के हवाले से। उन्होंने 101 जो है वो एहतजाज का ऐलान कर दिया, उसका क्या लाएमल होगा। जमात इस्लामी के नायब अमीर हमें ज्वाइन करेंगे, पीपल्स पार्टी की भी हम जो रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइन करेंगे, तो मजीद इस पर बात करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। लौट कर वापस आ चुका हूं और अब बात करेंगे खास तौर पे जमात इस्लामी के हवाले से, बिकॉज जमात इस्लामी ने अभी तक अपना जो धरना उसको जारी रखा हुआ है और तकरीबन 19वां रोज़ जो है वो आज इख्तिताम पजीर हो रहा है। कल 20वें रोज़ में धरना दाखिल हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ शारा फैसल के ऊपर हमने देखा अभी कुछ रोज़ कबल जो है वो धरना दिया गया। इसी के साथ साथ कल यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर भी जो है वो बाकायदा सिटिंग करने जा रहा है जमात इस्लामी। अब जमात इस्लामी की तरफ से खासतौर पे उनके जो अमीर हैं जनाब सिराजुल हक साहब, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उन्होंने बताया कि बेसिकली वो किसी से भी खुश नज़र नहीं आ रहे मुझे। वो उनको लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN भी आपस में एक दोस्ताना जो है वो सियासत कर रहे हैं। वो बैकडोर पॉलिसी उनकी शायद चल रही है, सामने सामने लड़ते हैं।
बकौल उनके। अच्छा, इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा जी कि मिनी बजट के ऊपर अगर वो चाहती अपोजिशन तो वो स्टैंड ले सकती थी और उसने नहीं लिया। उन्होंने और भी बहुत सारे पॉइंट्स को, चाहे वो वर्ल्ड इसकी इस वक्त IMF की बात हो, चाहे स्टेट बैंक के गवर्नर की बात हो, उसकी सैलरी को तशबीह दे दी। बहुत स्ट्रांग वे में उन्होंने कुछ चीजों को कंडेम किया इन पाकिस्तान, लेकिन साथ ऐलान भी हो गया कि 101 जो मुजाहरे हैं वो किए जाएंगे पाकिस्तान में। इस पर बात करने के लिए मुझे बताइएगा, नायब अमीर ज्वाइन कर चुके हैं हमें सर? ठीक है, मुझे मेराजुल हुदा साहब ज्वाइन कर चुके हैं, जमात इस्लामी के नायब अमीर हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपने ज्वाइन किया। सर पहले जरा बात से पहला आगाज कर लेते हैं जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है मुल्क में, उसके बाद जरा जो सिंध में सूरत हाल चल रही है उस पर बात कर लेंगे। सर ये जो 101 मुजाहरे हैं, इसका मकसद क्या है? क्यों आपको लगा कि अब जो है रोड पर निकलना होगा? बिकॉज बड़ी जमातें भी प्लान कर रही हैं, कोई मार्च की बात कर रहा है, कोई फरवरी में जा रहा है इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च में, PDM भी मेरे ख्याल में 25 जनवरी को दोबारा बैठ रहे हैं वो लोग लाए मिल के लिए। जमात इस्लामी सबसे अलग नजर आती है, लेकिन सबसे बड़ा ऐलान भी आपकी तरफ से कर दिया गया। 101 धरने कह लीजिए, 101 सिट इन कह लीजिए, मुजाहरे कह लीजिए, क्या वजूहात हैं सर इसके पीछे? देखिए जी, मैं ये बात कहना चाहूंगा कि गुज़िश्ता जब से ये नई हुकूमत आई है सर, इस मुल्क के अंदर महंगाई जितनी बढ़ी है और एक आम आदमी के लिए जिंदगी गुजारना जितना दुश्वार हो गया है। जी। पेट्रोल की कीमतें आप देखें, बिजली की कीमतें आप देखें, गैस मिलती ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कीमतें जितनी बढ़ी हैं तो एक आम आदमी के लिए जिंदगी दूभर हो गई है। ठीक है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर हुक्मरानों ने अपनी शाखर्चियों पर कोई कट नहीं लगाया, बल्कि वही रिवायती तरीके के टैक्स बढ़ा दिए जाएं। और पहले खाली जून में एक बजट आता था, अब जनवरी में भी आ जाता है और दरमियान में भी इसी तरीके से। ठीक है। तो जब ये हुकूमत आई तो 80 रुपए पेट्रोल था, आज 150 रुपए के करीब है। ठीक है। और हुक्मरान जो है वो किसी तरीके से भी इन चीजों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। जमात इस्लामी ने ये फैसला किया है कि वो अवाम की जानिब रुजू करेगी। पूरे मुल्क के अंदर ये तादाद तो 101 कही गई है, लेकिन ये असलन ये मुजाहरे कुछ 500 के लगभग होंगे। 500 मुजाहरे होंगे जी। धरने दिए जाएंगे अजला में, जिले हेडक्वार्टर्स पे। और वहां से अवाम तक ये पैगाम पहुंचाया जाएगा और बिलाखिर इस्लामाबाद के एक प्रोग्राम का भी एक मुनासिब वक्त पे ऐलान किया जाएगा। तो एक लॉन्ग मार्च शायद आपकी तरफ से भी इस्लामाबाद जा रही है, फिर मैं ये समझूं? आप ये समझ लीजिए कि जमात इस्लामी अवामी मसाइल के हल के लिए। सर बाकी सब भी तो उसी के लिए जा रहे हैं, PDM भी यही कह जा रही है, बिलावल साहब भी यही कह रहे हैं। मैं ये बात कहूं कि जमात इस्लामी का किरदार इन सबसे मुख्तलिफ है। अच्छा। PDM से तो हम ये तवक्को कर रहे थे कि जब कोई मिनी बजट आएगा तो मिनी बजट को रोकने के लिए किसी तरीके से कोई हिकमत अमली बनाएंगे, लेकिन हमें तो कोई हिकमत अमली नहीं नजर आई। और जितनी हुकूमती कानून साजी दर्जे और दायरे में हो रही है, PDM हर एक के अंदर शरीक है, पूरी तरह उनके साथ है। अच्छा। लेकिन हम PDM को तो मुरीद इल्जाम इस एतबार से नहीं ठहराते कि मुल्क के अंदर जिनके पास इख्तिदार है और जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि मुल्क को IMF और वर्ल्ड बैंक से निजात दिलाएंगे, आज IMF की दलदल में हम गर्दन से ज्यादा नीचे उतर गए। बिल्कुल ऐसे। और सूरत हाल ये है कि आज हमारा स्टेट बैंक भी पाकिस्तान के अपने अवाम के पास नहीं रहा। नहीं, वो कह रहे हैं बार बार, हमारे रजा साहब ने कहा हमारे पास ही है, टेंशन नहीं लेनी, वो कह रहे हैं हमारे पास ही है। उनका कहना एक अलग चीज है, लेकिन जो कानून साजी इस हवाले से हो रही है, ठीक है, तो उसके बाद फिर हुकूमत ये बताए कि कीमतें मुख्तार उसको। ठीक है सर, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। अली राशिद साहब ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। अली भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली भाई बहुत शुक्रिया। मुबशिर मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं और साथ ही भी गुफ्तगू फरमा रहे थे नाइब अमीर जमात इस्लामी मेराजुल हुदा साहब, हमारे बहुत ही मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं आज के, और यकीनी तौर पे आप भी बहुत मोअज़्ज़िज़ हैं। तो मैं जानना चाह रहा था सर, इस वक्त जो पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं मुल्की सूरत हाल के ऊपर, फिर जरा सिंध पे आ जाते हैं। जमात इस्लामी ने तो 101 धरनों का ऐलान कर दिया, बिलावल साहब ने भी दूसरी तरफ कुछ बात की है कि हम भी जो है वो अब हुकूमत को नहीं चलने देंगे आगे। तो जरा बताएं कि ये पीपल्स पार्टी के इस वक्त क्या प्लान है सर हुकूमत के खिलाफ? फिर मेरा अगला सवाल होगा जमात इस्लामी के हवाले से। देखिए, हमने तो अनाउंस कर दिया है कि 27 फरवरी को
ठीक है, लॉन्ग मार्च करेंगे हम इस्लामाबाद की तरफ। ठीक है, इसलिए आवाम का दर्द हमसे अब देखा नहीं जा रहा है। दिन ब दिन ये महंगाई, इन्फ्लेशन, गैस की लोड शेडिंग, बिजली की क्राइसिस, और अभी खास तौर से अभी उन्होंने जो एक 350 अरब का टैक्स मुसल्लत आवाम पे मजीद कर दिया है, मिनी बजट की सूरत में। तो ये सब चीजें हैं, मामलात हैं, इनसे हुकूमत चलाई नहीं जा रही है। और अगर तनकीद सिर्फ ऑपोजिशन की जमातों की तरफ से हो या पीपल्स पार्टी की तरफ से हो पीटीआई पे, तो समझ भी आता है, मगर अगर आप उठा के देख लें, इनके खुद के एमएनएस पार्लियामेंट में खड़े होके पीटीआई को कह रहे हैं कि हुकूमत ये नहीं चला सक रहे हैं, तब अंदर से ये आवाजें आने लगे और वो कहने लगे कि करप्शन हो रही है, ये हुकूमत गवर्नेंस सही नहीं हो रही है। वहां पर परवेज खटक हों या नूर आलम साहब जो इनके एमएनए हैं, जिन्होंने पार्लियामेंट में अपनी ही पार्टी के खिलाफ, अपने ही प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तकरीर की, जिनको शो कॉज नोटिस भी दे दिया गया, इल्जाम लगाए पीटीआई पे, फिर उनका फॉरेन फंडिंग का केस। तो इस सूरत हाल में, इस माहौल में कोई इखलाकी जवाब नहीं रहता प्राइम मिनिस्टर का कि अपनी सीट पे बैठा रहे, खासतौर से ऐसे प्राइम मिनिस्टर का जो बात बात पे जब ऑपोजिशन में होता था तो कहता था कि अगर इल्जाम भी लगे तो प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो एक सर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा सर, अभी मराजुल हुदा साहब ने भी एक बात की और सराजुल हक साहब ने भी एक बात की होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपने ऑलरेडी सुन रखा होगा। उन्होंने कहा कि अगर अपोजिशन चाहती, जिसमें उन्होंने पीएमएल-एन और पीपल्स पार्टी ऑफ कोर्स दो बड़ी जमातों को जिक्र किया, कि अगर आप चाहते तो मिनी बजट रोक सकते थे, लेकिन आपने नहीं रोका। ये क्या बात है? नहीं, ये क्या बात हुई? ये तो मैं जानना चाह रहा हूँ सर। आप चाहते तो रोक सकते थे, अब आप 27 फरवरी का वेट करेंगे। नहीं, हम कैसे, अगर नंबर्स अगर हम चाहते तो फिर ये तो हम तो हुकूमत ही गिरा देते अगर हम चाहते तो। अच्छा, मैं पूछ लेता हूँ ना मेराजुल हुदा साहब, कैसे आपको लग रहा है कि पीएमएल-एन पीपल्स पार्टी रोक सकती थी इसको? हमने तो बॉयकॉट किया, हमने तो प्ले कार्ड बना के पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में खड़े हुए, हमने बड़ी कोशिश की रोकने की, मगर नंबर गेम होता है ना मेरे भाई, मेजोरिटी उनके पास है। ठीक है, मिराज साहब, सिराजुल हक साहब ने क्या किस हवाले से कहा ये बात, जरा प्लीज थोड़ा क्लैरिफाई कर दें। मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर आज जो महंगाई का सबसे बड़ा सबब है, जी जी, वो मुख्तलिफ अशिया पर सब्सिडी खत्म करना है, और ये सब कुछ हो रहा है IMF के इशारे पर। ठीक है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के अंदर वो तीनों बड़ी पार्टियां कि जो बरसरे इख्तिदार रही हैं, तो इनमें से किसी एक का ये अमल नहीं नजर आता कि ये IMF की उस मुआशी बालादस्ती के खिलाफ है। ठीक हो गया। इसलिए कि पाकिस्तान को अगर माशी तौर पर मजबूत करना है तो IMF के चुंगल से निजात हासिल करनी होगी, और अगर अर्जेंटाइन निजात हासिल कर सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं हासिल कर सकता? ठीक हो गया। लेकिन अगर आप अपनी शाखर्चियों को किसी तरह कम करने के लिए तैयार ना हो, और कोई वजीर आजम साहब जिन्होंने ऐलान किया था कि वो तो यूनिवर्सिटी बना देंगे, लेकिन आज तक वो सारे ऐलानात इसी हुकूमत का मुंह चढ़ा रहे। साथ ये भी एक बात बता दें, मैं अली भाई की तरफ जाऊंगा आपकी ये पॉइंट लेकर भी, ये वाला भी। अच्छा, एक और पॉइंट साथ ही कि आप सिराजुल हक साहब ने एक और बात की कि पीएमएल-एन और पीपल्स पार्टी दोनों आपस में दोस्ताना किस्म की एक सियासत कर रहे हैं, दोनों आपस में यूं समझें कि फ्रेंडली एक अपोजिशन चल रही है। तो ये किस सिनेरियो में कहा होगा उन्होंने? जी, बुनियादी बात इसमें यही है कि जितने बिल्स आते रहे, कानून साजी होती रही है, अगर आप देखें तो उसके अंदर ऑपोजिशन ने मुखालफत नहीं की, बल्कि ऑपोजिशन ने हुकूमत की मदद की। अच्छा। और ऐसे बहुत सारे बिल्स जो है पाकिस्तान के अंदर पास हुए, ठीक है, जो बुनियादी तौर पर किसी और की ख्वाहिश पर पाकिस्तान में कानून साजी की जा रही है। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये तीनों पार्टियां एक एजेंडे के ऊपर मौजूद हैं। सर, अगर एक एजेंडा होता तो क्या पीडीएम में साथ ना होते, साथ मिलकर जाते और ज्यादा जोर पकड़ जाता वहां पे पूरा एहतजाज का सिलसिला? बुनियादी तौर पर ये बुनियादी तौर पर दूध की बोतल का झगड़ा है, इससे आगे बढ़कर कोई चीज नहीं है। अच्छा, ठीक हो गया। अली भाई क्या कहेंगे? अब मैं क्या कहूँ इसकी मतलब कोई बात, कोई जवाब हो या कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स से बैक्ड अप हो तो मैं बात करूं। कोई बिल आते हैं, हम उसको अपोज करते हैं, उनकी मेजॉरिटी होती है, वो पास करवा लेते हैं। ठीक है। और अगर जितनी ऑपोजिशन हम
बहैसियत पीपल्स पार्टी पीटीआई को टफ टाइम ले रही है, चाहे वो बाई इलेक्शंस में हो, चाहे वो प्रोटेस्ट में हो। ऐसा मेरे ख्याल से कोई दिन पीएमएलएन से कोई बैकडोर राब्ते नहीं चल रहे आपके? नहीं, हमारे कोई बैकडोर राब्ते क्यों चलेंगे? नहीं चल रहे, ठीक है। नहीं, हमारे राब्ते जो हैं ऑपोजिशन पार्टीज हैं, बात चलती रहती है, ठीक है। देखिए सियासत में कोई हरफे आखिर नहीं होती चीज, और बात हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। पीडीएम में हम बाहर निकलने की हमारी एक वजह थी, और अगर वो आए हमारी तरफ फिर से बात करने की कोशिश करें तो बिल्कुल बात की गुंजाइश हमेशा होती है सियासत, बात की गुंजाइश। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप पहले जा रहे हैं उसके बाद पीडीएम भी पीछे आ रहा है, तो कहीं वहां पे जाके आपस में फिर एक दफा हो जाए, और अभी दोनों मतलब यहाँ से दोनों जमातें अलग निकल रही है, वहां रास्ते में जाके हो सकता है कि कुछ सुलह सफाई होने को तो कुछ ये पाकिस्तान है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। और दूसरी चीज ये है कि देखिए, मैं तो अपने पार्टी का मौक़िफ़ और टाइमिंग बता सकता हूँ। देखिए, हमने 27 फरवरी का दिन सिलेक्ट इसलिए किया, इसलिए आगे जाके रमजान भी आने हैं और हम सब चीजों को इसलिए हमने डिले नहीं किया मार्च तक। मार्च, एंड ऑफ मार्च आप निकलेंगे तो फिर आगे आप कितना सर, लेकिन बीच में कोरोना भी जोर पकड़ जाएगा, ये भी आपको मेरे ख्याल में एक नजर रखना, यकीनी तौर पे आप देख रहे होंगे इसको भी, इस सूरत-ए-हाल को भी। मैं आपकी तरफ 27 फरवरी को देख लेंगे ना, देख लेंगे। अच्छा, अभी तो एक महीना है ऑफ कोर्स। अच्छा, ठीक हो गया जी। मुबशिर मीर साहब, सर आपने ये जरा सूरत-ए-हाल पे जरा आप पहले तज्जिया कीजिए, फिर मुझे जरा सिंध के मामलात पे बात करनी है दोनों मौजूद मेहमानों से। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है कि जो भी पाकिस्तान की सियासी पार्टियां इस वक्त पार्लियामेंट में हैं, वो इस चीज पे बिलीव रखती हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन 2023 में ही होने हैं। ठीक है। वो सिर्फ सियासत की बुनियाद पर शोर शराबा या जो भी है, ये मरियम साहब ने भी कहा नहीं चलने देंगे, बिलावल साहब भी कह रहे हैं। जी, आपने स्पीचेस सुनी होंगी शहबाज शरीफ साहब की भी और बिलावल साहब की भी, तो वो उसमें कोई ऐसा नहीं था कि वो कोई हुकूमतें गिराने की तरफ थे। दूसरी बात जो आप सवाल एक उठा रहे हैं वो ये है कि मालियाती इदारों के खिलाफ ये कोई भी दोनों पार्टियां कभी भी नहीं बोलेंगी। क्यों? क्योंकि आलमी मालियाती इदारे जो हैं, वो खा IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो, उनके साथ ये खुद भी मिलकर काम कर चुके हैं, और उन्हें ये एक उम्मीद और आस भी है कि अगर हमें दोबारा इक़्तिदार मिलेगा तो हमें इनके साथ मिलकर काम करना है। तो लिहाजा ऐसी कोई सियासत करना वो नहीं चाहते कि वो आलमी इदारों के खिलाफ जाती हो। आलमी मालियाती इदारे जो हैं, आप देखें कि उन्होंने मौजूदा हुकूमत को तो बुरा भला कहा है, लेकिन IMF को बुरा भला इन्होंने नहीं कहा, क्योंकि उनको इल्म है कि इनके बगैर अगर हमें मौका मिलेगा तो हम भी नहीं कहीं इधर उधर जा सकते। फिर पीपल्स पार्टी इस वक्त बहुत ही नाजुक शाख पे बैठी है, वो खुद एक सूबे में हुकूमत कर रही है, उसके खिलाफ भी यहाँ पे एहतजाज जारी है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। ठीक है। तो लिहाजा वो तो इस तरह के वो वफाक को तो गाली गलोच कर सकती है और उनके रहनुमा कर भी रहे हैं। मुझे बाज़ दफा हैरत होती है कि वजीर आला सिंध भी इस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हैं, जबकि वो खुद हुकूमत का हिस्सा है। जो सूबे में वजीर आला है वो भी हुकूमत का हिस्सा है। ठीक है। अगर कुछ हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी उसका उतना ही जिम्मेदार है। तो लिहाजा ये एक जो सूरत हाल है, ये एक सियासी तौर पर बयानात अपनी जगह। ठीक है। बाकी जो मैंने मेराजुल हुदा साहब की बात को मैं बिल्कुल एक सेकंड करना चाहता हूँ। अच्छा। जो उन्होंने शाह खर्चियों की बात की है, शाह खर्चियां यकीनन जो हैं वो अब वो कहते हैं ना कि पानी पुलों के ऊपर से गुजर गया, इस लेवल की शाह खर्ची हैं। सर वो तो घर का बिल भी खुद दे रहे हैं अब तो, इमरान खान साहब खाने का देखें इस वक्त शाह खर्चियों में आप शामिल करें पार्लियामेंटेरियंस को, जिनको बहुत ज्यादा मरात दी जा चुकी हैं, सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को, और आला अदलिया के जजेस को। ये सब जो हैं शाह खर्चियों में आते हैं। इन सब, अगर मुल्क मुश्किल में है तो इनके ऊपर भी कट लगना चाहिए। कट लगना चाहिए। ठीक हो गया, चलें, ठीक हो गया जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। मुझे बताएं, ये सिंध में इस वक्त आपका धरना जारी है सर, 19 दिन पूरे हो गए, 20वें रोज में दाखिल हो चुका है। मुख्तलिफ अभी शारा फैसल पे भी एक सिटन था, कल यूनिवर्सिटी रोड पे भी आप सुना है उसको ब्लॉक कर रहे हैं। सर इसका अगला प्लान क्या है सिंध में? जो इस वक्त ये जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ, एक तरह से पीपल्स पार्टी जो सिंध हुकूमत कह लें, जो भी पार्टी हुकूमत करेगी सिंध पे, उसके खिलाफ आपका यह है कि बल्दियाती निज़ाम में जो तरमीम की गई हैं उससे आप एग्री नहीं करते। ये आगे कहां तक जाएगा सर ये धरना? देखिए, हमने तो ये तय किया है कि अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए हम पूरे तरीके से मैदान के अंदर मौजूद हैं। ठीक है। और सिंध के अंदर जो बल्दियाती निज़ाम आया है, ये बल्दियाती निज़ाम है ही नहीं। अच्छा। यहाँ पर
शहरों के मेयर्स को वो इख्तियारात हासिल ही नहीं होंगे कि अगर वो जीत भी जाएं तो भी शहरी मसाइल और बल्दियाती मसाइल हल नहीं कर सकेंगे। ठीक हो गया। हमने इसके लिए एक वाज़ेह चार्टर दिया है, हुकूमत की तरफ से भी एक वक्त इसके लिए मुकर्रर हुआ है, हमारे मुज़ाकरात भी हुए हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक बा-इख्तियार शहरी हुकूमत आज के बल्दियाती मसाइल का हल है। 2021 के अंदर आने वाला ये बल्दियाती कानून 2001 के बल्दियाती कानून से कहीं ज्यादा कमजोर है। अच्छा। वो जो 2001 का बल्दियाती कानून था उसने शहरों के अंदर डिलीवर किया है, उसके अंदर नेमतुल्लाह साहब डेफिनेटली हुकूमत मौजूद थी। बिल्कुल। और हम ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी अगर एक जमहूरी जमात है तो उसे मुंतखब होने वाले मेयर्स के ऊपर भी एतमाद करना चाहिए। दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है और दुनिया के जितने बड़े शहर मौजूद हैं उनको मैनेज करने के लिए खास बल्दियाती निजाम अपनाया जाता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अली भाई आपसे सवाल बहुत टफ होने वाला है, टफ इस सेंस में होने वाला है बिकॉज आप अली भाई हैं हमारे साथ? जी। अच्छा अली भाई आपसे टफ इसलिए बिकॉज आप जिस जमात में पहले ताल्लुक रखते थे, जिस जमात से, उसी जमात के मेयर हमेशा ये कहते नजर आते हैं जी कि वो तो हमें तो इख्तियार ही नहीं मिला, हमें तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो क्या करें, हम तो हाथ पे हाथ रख के मतलब कुछ अथॉरिटी नहीं है हमारे पास। अब आप जिस जमात से ताल्लुक रखते हैं वो जमात है जो सिंध पे हुकूमत करती है, जिसने अथॉरिटी देनी है। सर बड़ा ऑनेस्ट ओपिनियन दीजिएगा सर, क्या है इस वक्त एग्जैक्ट सूरत हाल क्या है सर? देखिए मैं आपको बहुत ही ऑनेस्ट और मुखलिस अपनी ओपिनियन आई वुड रियली अप्रिशिएट इट बिकॉज मैं दोनों तरफ रह चुका हूँ। देखिए बात दरअसल ऐसी है कि जो इख्तियारात का हम रोना एमसीएम रोती थी, वही इख्तियारात आज मुर्तज़ा वहाब साहब के पास हैं और आप देख सकते हैं कि वो कितना उम्दा और कितना अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन सर उसी हुकूमत से ताल्लुक थे ना, सिंध हुकूमत से ताल्लुक रखते हैं, मगर सिंध हुकूमत के कोई वसाइल एक्स्ट्रा उनको नहीं मिले हुए। अच्छा। वो जो एज एडमिनिस्ट्रेटर जो उनकी पावर्स हैं, जो एक मेयर की पहले होती थी, उसी को यूज करते हुए, उसी को यूटिलाइज करते हुए वो बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं। पॉलिटिकल विल है, कोशिश कर रहे हैं कि केएमसी को खुद मुख्तार करें, एक उनके टैक्स कलेक्शन हो या डिफरेंट चीजें हो। देखें, और जहां तक इस कानून की बात आई उसमें बहुत ऐसी सजेशंस थी जो एमजीएम की तरफ से आई थी, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट्स को टाउन बना दें। तो वो जैसे डिस्ट्रिक्ट कोरंगी होता था, एक बड़ा सा डिस्ट्रिक्ट, उसको 4 टाउन बना दिए। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल होता था, उसको 5 टाउन, तो नीचे तक माइक्रो मैनेज। ये तो आइडिया और ये सजेशन और ये तो एमजीएम की तरफ से आया था जो हमने अडॉप्ट बिल्कुल बहुत सारे सजेशन हमारे दोस्तों की तरफ से आए हैं जो हमने डाले हैं। और उससे भी हम 2 स्टेप आगे गए हैं। हमने मेयर के बजाय जो नीचे यूसी या टाउन में इलेक्ट होगा, हमने तो पुलिस और एजुकेशन इदारों को भी ताबे कर दिया है कि एसएचओ को रिपोर्ट करना है उस यूसी के चेयरमैन को या यूसी के नाजिम को कि उसके इलाके में क्या हो रहा है। ठीक हो गया। पुलिस पावर्स। फिर मेयर को ये कहते थे कि सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी और सॉलिड वेस्ट में और वाटर बोर्ड में कोई रोल नहीं होता, मेयर को उसमें भी रोल दे दिया। ठीक है भाई, और क्या चाहिए? तो जमात इस्लामी को क्या चाहिए आपसे अभी जो आपकी मुज़ाकरात भी इस पे? हाँ, मैं बात सुन, मैं अगर मैं कंप्लीट कर लूं। देखें, और मगर 100 बातों की एक बात, अक्सरियत सूबे में जिस पार्टी की होती है और जिस असेंबली में जो भी अक्सरियत होती है, सजेशन लेना हमारे इखलाकी वो था कि हमने इनसे लिए सजेशन। मगर ये किस किस्म का कानून हम लाएंगे ये हमारा फैसला है, इसलिए अक्सरियत मेजॉरिटी हमारी है। हमने तो देखिए जमात इस्लामी की तो कोई नुमाइंदगी कोई सिंध असेंबली में सच है भी नहीं, मगर फिर भी हम उनसे मिल रहे हैं। मगर इस चीज को अप्रिशिएट करने की जरूरत है कि पीपल्स पार्टी ने डे 1 से कहा कि देखें आप आए, बैठे हमारे साथ, हम तो रेडी हैं। जो लोग रोडों पे निकल रहे हैं, मेरा उनसे ये सवाल है कि भाई रोडों पे और मुजाहरे तो वो करता है जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो। यहाँ तो डे 1 से वो पार्टी जो ये लॉ लेके आई है कह रही है आप आ जाए, हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। आप तो ये पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए सब काम कर रहे हैं। इसका मतलब अगर बैठने को वैसे ही अगर आपके मुज़ाकरात चल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कर रहे हैं, तो आपको क्यों धरना देना है, क्यों आपको सिट इन करना है? धरना तो आप जब देना कि हम आपकी बात नहीं कर रहे हो, आपका फोन नहीं उठा रहे हो। यहाँ तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके थक गए, फोन कर करके भाई आ जाए, बैठ जाए, दें सजेशन। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आप कैसे वाइंड अप करेंगे सर? डॉक्टर साहब जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं अली अरशद साहब का भी एहतराम करता हूँ और मुराद अली साहब का भी एहतराम करता हूँ, लेकिन 2022 के अंदर ये मौके से अख्तियार करना कि हमारी अक्सरियत है और हमारा निजाम चलेगा, नहीं निजाम नहीं चलेगा। वो कह रहे हैं कि हम ये कि फिर भी सुन तो रहे ना। देखिए असल जी मैंने सुनी है बात।
जो मुराद अली शाह साहब ने भी सिंध असेंबली के अंदर जो बात कही, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है ना कि वाटर बोर्ड के अंदर अगर 1979 के कानून के मुताबिक कराची का मेयर या सिटी नाजिम जो है वो उसका हेड होता था, अब वो उसका हेड नहीं है। इसी तरीके से बेशुमार इदारे, कोई अगर शहर के अंदर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी थी तो वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो शहर से लेकर सिंध को दे दी गई, और सोने का अंडा देने वाली जितनी मुर्गियां हैं वो सारी की सारी बंद कर दी गई हैं इस वक्त सिंध हुकूमत के दरबे के अंदर। तो कराची को टैक्सों से महरूम करके और एक बेइख्तियार मेयर के जरिए अगर मैनेज करने की कोशिश की जाएगी तो मुर्तजा वहाब साहब के हवाले से क्या राय है आप? इसी पॉइंट पे क्लोज कर दें। मुर्तजा वहाब साहब भी तो काम कर रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं सेम अथॉरिटीज हैं, वो भी तो कर रहे हैं। देखिए, मुर्तजा वहाब ने कोशिश जरूर की है, मैं उनका एहतराम करता हूँ और उन्होंने, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि शहर के अंदर और सिंध के तमाम शहरी बुनियादों पर जो मुंतखब मेयर आए वो ऐसे इख्तियारात के हामिल हों कि अवाम के मसाइल को हल करने में कोई मुश्किल ना हो। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपने ज्वाइन किया। नायब अमीर जमात इस्लामी अली राशिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया, हमेशा आप वक्त देते हैं। बहुत शुक्रिया मुबशिर मीर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने आज वक्त दिया। नाज़रीन, लेट्स सी आगे क्या सूरत हाल होती है। कोशिश करेंगे इस पूरी सूरत हाल को आगे आप तक पहुंचाते रहें, इस पर गुफ्तगू करते रहें, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जमात इस्लामी हो या पीपल्स पार्टी के एमक्यूएम, तमाम जमातें आपस में मिलकर बैठें और बैठ कर कानून साजी करें ताकि अवाम को इसका डायरेक्ट फायदा पहुंचे। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह कल आपसे होगी मुलाकात रात 10 बजे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। आसिफ मलिक को इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।